आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो है क्या, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जो कि 6 मार्क्स का होता है और इस क्वेश्चन में बहुत एक तो ईजी है, पहली बात उतना हार्ड नहीं है जितना बच्चों को हार्ड लगता है। इसके 3 पार्ट हैं, एक है ऑपरेटिंग, एक है इन्वेस्टिंग और एक है फाइनेंसिंग। आपको सिर्फ ऑपरेटिंग याद करना है, इसके अलावा आपको और कोई सा याद नहीं करना है, ठीक है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें कुछ चीज़ यहाँ पे अगर समझनी है सबसे पहले कैश फ्लो को लेकर, तो व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हमें बस ये चेक करना है कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। इस वीडियो को हम ओनली एग्जाम ओरिएंटेड बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को 30 मिनट्स के अंदर कैश फ्लो के सारे क्वेश्चंस जितने भी तरह के एग्जाम में आएंगे हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, कैश फ्लो की जब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक ऑपरेटिंग वाला पार्ट होता है, एक इन्वेस्टिंग होता है और एक फाइनेंसिंग होता है। सबसे ज़्यादा जिसकी एडजस्टमेंट कंफ्यूज करती हैं हमें एडजस्टमेंट करती हैं फाइनेंसिंग की कंफ्यूज, ठीक है। इन्वेस्टिंग के अंदर तो एक ही एडजस्टमेंट होती है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है उसकी कॉस्टिंग इतनी है, डेप्रिसिएशन उतना है, उस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आके आपका इन्वेस्टिंग में आता है। फिर है ऑपरेटिंग, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट तो हमें करते हैं कंफ्यूज, लेकिन ऑपरेटिंग का जो हमें फॉर्मेट है वो हमें क्या करना है, लर्न करना है। उसका फॉर्मेट क्या करना है, हमको लर्न करना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट हमें क्या करना है, लर्न करना है। उसके बाद हमको जो ध्यान रखना है इन्वेस्टिंग के अंदर जाके कि सबसे पहले चीज़ देखो कि अगर बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट या फिर नॉन करंट असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो यानी कैश जा रहा है, हम माइनस करेंगे। एंड अगर डिक्रीज हो रही है तो हम प्लस करेंगे। ये तो हो गया इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है। बेसिक लॉजिक यही है इसका। फिर आते हैं हम फाइनेंसिंग के अंदर। जब हम बात फाइनेंसिंग की करते हैं, जब हम बात किसकी करते हैं, फाइनेंसिंग की करते हैं, तो फाइनेंसिंग के अंदर हमको तीसरा ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान रखना है फाइनेंसिंग के अंदर कि अगर शेयर या डिवेंचर या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या करना है, तो प्लस करना है, और वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो माइनस करना है, ठीक है। आप पहले तो इतना नोट कर लो, इस बात को अपने जहन में, अपने दिल में बसा लो, ठीक है। तो देखिए गाइस, अब है क्या कि अब हमें सबसे पहले कैश फ्लो का जो सबसे पहला पार्ट होता है ना,
वो क्या होता है कि वो हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने का जो फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला है नहीं। मतलब कोई दुनिया कोई मतलब इसके बाहर का कोई फॉर्मूला नहीं कि जो भी फॉर्मूला है वो इसी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो इसमें है क्या, सबसे पहले है कि सरप्लस बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। ये आपको या तो बैलेंस शीट के अंदर या फिर नोट्स टू अकाउंट के अंदर, अगर सिर्फ बैलेंस शीट आई है तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखेगा। अगर बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट दोनों आया है तो नोट्स टू अकाउंट में जाना और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कुछ सब पॉइंट्स दे रखे होंगे और ये आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर वहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ और दे रखा है तो यहाँ पे ऐड होगा। इंटरिम डिविडेंड है तो ऐड होगा। प्रपोज डिविडेंड दे रखा तो प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे आप। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करेंट ईयर का है तो आप इसको ऐड करेंगे। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम जैसे कि लॉस बाय अर्थक्वेक, ट्रांजिट, ठीक है, ऐसे कुछ भी लॉस होते हैं तो आपको ऐड करना है। और कोई भी इनकम है जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम हुआ है तो इसको आप माइनस करेंगे। सिर्फ एक ही आइटम माइनस होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, ये आइटम क्या होगा, माइनस होगा। और इनका सॉल्यूशन करके आपका क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा। अब हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, वो हमें क्या ध्यान रखना है वो देखिए। If question says equity dividend has been paid, ठीक है, so preference dividend also पेड। ये मेन पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको इक्विटी डिविडेंड को पे करना है तो आप ध्यान रखिए कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड जो होगा उसका जो परसेंट दे रखा होगा, मान लो ऐसे दे रखा है कि इक्विटी शेयर का डिविडेंड है 1 लाख रुपीज़ और प्रेफरेंस शेयर जो कि 1 लाख हैं और 9% है तो 1 लाख का 9,000 आप ये भी पे करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि बोर्ड्स का अगर जितने अब तक का पेपर आया उसमें ऐसा नहीं आया है तो इसको इतना लेके घबराना नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि अगर इक्विटी का डिविडेंड पे होता है तो प्रेफरेंस का डिविडेंड भी यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर आगे चले तो अभी हमने सीखा हमारा वर्किंग नोट 1। अब हमारा आता है वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में क्या होगा, बैलेंस BD टू बैलेंस CD टू बैंक अकाउंट
टैक्स पेड बाय प्रोविजन मेड प्लस वर्किंग नोट 1 माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखिए इसको समझना है कि देखो प्रोविजन फॉर, अब हमारा कभी कभी आपको नीचे एक एडजस्टमेंट में फंड दे रखा होगा, या तो वो आपको बोला होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग अ ईयर, या तो क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट बोला होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग अ ईयर। अगर ये वाला पॉइंट बोला है तो इसका मतलब है ये लाइन लिखी है तो ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एक और पॉइंट हो सकता है, ये बोला हो कि प्रोविजन टैक्स पेड ड्यूरिंग अ ईयर, और ये दे रखा है तो ये आएगा यहाँ पे। और याद रखना अगर ये चीज़ दे रखी है तो ये ऐड होगी वर्किंग नोट 1 में जो हमने अभी बनाया था। इसका सबसे पहला पॉइंट ही मैंने क्या बोला था कि प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का होगा वो ही है, यानी ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये क्या है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का, और ये क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स है प्रीवियस ईयर का, जिसको हम कहाँ माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसको हम कहाँ माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। इसको हम कहाँ माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मान के चलो कि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स है 1 लाख, यहाँ 50,000 दे रखा है, टैक्स पेड आपको 20,000 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग मान लो ये है 2014, ये है 15, तो ओपनिंग बैलेंस 50,000 हो गया, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख हो गया, एंड जो टैक्स पेड है वो कितना है 20,000 है, जिसको हम कहाँ माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस करेंगे, लेकिन 1,20,000 में से माइनस करेंगे 50, तो आंसर आएगा 70,000। इसको हम कहाँ प्लस करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे वर्किंग नोट के उसमें जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लिखेंगे। ये हो, आई होप सो आपको ये अकाउंट क्लियर हो गया होगा, पक्का, ठीक है। अब देखिए कि अब है क्या कि हम जो हैं अब हम क्या सीख रहे हैं, हम बना रहे हैं, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आ चुके हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है, जो मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूँ कि इतना ही याद करना है बस आपको, इतना बोर्ड पे लिखा है ना, सिर्फ एक पेज कह लो या पैराग्राफ कह लो, सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको इसके ज़्यादा आगे याद नहीं करना है, सिर्फ इतना ही याद करना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था लॉजिक की, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है इन्वेस्टिंग में तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है इन्वेस्टिंग में तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही लॉजिक लगाना है इन्वेस्टिंग के अंदर, सॉरी कैश फ्लो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इतना ही याद करना। पहले क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना, हमें निकालना सीखना है सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। हमें क्या निकालना सीखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आएगा, वर्किंग नोट 1 जो अभी मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले। अब इसमें आता है कि बी में क्या क्या आइटम ऐड होंगे, पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा गुडविल पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, अगर ये अमोर्टाइज मतलब बढ़ रहा है, गुडविल बढ़ती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, राइटिंग ऑफ कमीशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, एंड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये ऐड होंगे। और याद रखना साथ के साथ यही चीज़ें, ये 3 चीज़ें, 1 2 3, यही 3 चीज़ें फाइनेंसिंग में जाके क्या होंगी, माइनस होंगी। यही 3 चीज़ें फाइनेंसिंग में जाके क्या होंगी बेटा, माइनस होंगी। बस इतना ही ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, चाहे वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो या डिवेंचर हो, और या फिर राइटिंग ऑफ कमीशन हो, शेयर इश्यू का हो या एक्सपेंसेस का हो, ठीक है। ये तीनों चीज़ें ऑपरेटिंग में क्या होती हैं, ये तीनों चीज़ें ऑपरेटिंग में तो ऐड होती हैं, ऑपरेटिंग में ऐड होती हैं, और फाइनेंसिंग में तीनों चीज़ें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। जो वैल्यू यहाँ लिखोगे वही वैल्यू बना के क्या करनी है आपको, माइनस करनी है। आप इधर आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, आइटम क्या क्या लेस होंगे, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये तीनों आइटम क्या होंगे यहाँ पे माइनस होंगे। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट, ये तीनों आइटम यहाँ पे क्या होंगे, माइनस होंगे। एक चीज़ होता है मैजिक की कि ये तीनों इनकम है ना, ये तीनों इनकम जो यहाँ माइनस हो रही है इन्वेस्टिंग में, यही तीनों इनकम क्या हो जाएंगी, जाके प्लस हो जाएंगी। ठीक है, ये तीनों इनकम जो यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस हो रही है, यही तीनों इनकम हो जाके क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए में नेट प्रॉफिट आपने निकाला, बी में आपने ये सारे आइटम ऐड करने, क्या क्या, डेप्रिसिएशन, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अगेन बैंक ओवरड्राफ्ट, राइटिंग ऑफ कमीशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, ये संग क्या होंगे, ऑपरेटिंग में ऐड होंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सब क्या होंगे, ये सब ऑपरेटिंग में ऐड होंगे। ठीक है, ये सब क्या होंगे, ऑपरेटिंग में ऐड होंगे, और ये क्या होंगे, ऑपरेटिंग के अंदर माइनस होंगे। ठीक है, और ध्यान रखना यही तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, बहुत दोबारा बोलता हूँ, यही तीनों पॉइंट जो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यही तीनों पॉइंट फाइनेंसिंग में क्या होंगे, माइनस होंगे। जो अमाउंट सेम यहाँ लिखा है वही अमाउंट वहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम हाल यहाँ पे होगा, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये तीनों अमाउंट जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ये सेम अमाउंट इन्वेस्टिंग में आके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो डी कैसे निकालना है, डी निकलेगा ए प्लस बी माइनस का सी। तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, से क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब हम इसमें क्या करना है वो आप आगे देखते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो डी था, ई में हमें क्या करना है, ई में करना है हमें ऐड डिक्रीज इन सी ए। देखो डी क्या था हमारा, डी हमने क्या निकाला था, अभी डी निकाला था हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इसमें क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस था। ठीक है, ई में हमें क्या करना है, ई में करना है ऐड डिक्रीज इन सी ए एंड इंक्रीज इन सी एल। ठीक है, ऐड क्या करना है हमें, डिक्रीज इन सी एंड सी एल। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आएगा ये देखो, याद रखना जब भी हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी में देखेंगे एक्सक्लूडेड आइटम, जब भी हम सीए या फिर सीएल में पर्टिकुलर देखेंगे तो कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है,
जब भी हम डिक्रीज इन सीएल इंक्रीज इन सीएल देखेंगे तो वहाँ पे हम कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं लेंगे। ठीक है, इसके अलावा उसको जो भी दे रखा हो हम ले लेंगे। ठीक है, और एफ में क्या होगा, एफ में होगा लेस इंक्रीज इन सीए यानी करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, जी कैसे निकालेंगे अब हम, जी निकालेंगे, डी आगे जी निकालेंगे, फॉर्मूला होगा डी प्लस ई माइनस का एफ। ठीक है, डी प्लस ई माइनस का एफ। उसके बाद एच में हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने वर्किंग नोट 1 में जो प्लस करे थे, ठीक है, जो प्लस करे थे, यानी एग्जाम्पल लॉस बाय अर्थक्वेक, वो माइनस कर देंगे यहाँ पर, वो माइनस कर देंगे यहाँ पर। और जो आइटम हमने, नहीं तुम्हारे लिए हार्ड हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको इजी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो वर्किंग नोट 1 का है हमारा, जैसे कि लॉस बाय अर्थक्वेक या फिर ट्रांजिट, ये हम माइनस कर देंगे। और इंश्योरेंस क्लेम जो हमने वहाँ प्लस किया था, यहाँ पे क्या माइनस किया था, वहाँ यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, अपोजिट हो जाता है वर्किंग नोट 1 का। उसके बाद आई में क्या, जो हमने वर्किंग नोट 2 में प्रोविजन फॉर टैक्स पेड निकाला था, ठीक है, या तो प्रीवियस ईयर का होगा या फिर हमें अकाउंट का टैक्स डेबिट साइड का टैक्स पेड लेना होगा, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम इतना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारा निकल के आएगा जेड पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ ठीक है, हमारा क्या निकल के आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई बात समझ में, हमारा क्या निकल के आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो फ्लो करेंगे और नेगेटिव आ रहा है तो यूज लिखेंगे। ठीक है, ये होगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जे। इतना क्लियर हुआ है? ठीक है, पक्का। चलो अब हम इसके बाद हमें पहले 2 अकाउंट सीखने हैं। एक हमारा मशीनरी अकाउंट है जो कि इजी है, और एक हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है, और एक हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। ये 3 वर्किंग नोट सीखने के बाद फटाफट से हम आपको इसको ख़त्म करते हैं। ओके, चलिए अब हम क्या सीख रहे हैं, अब हम सीखते हैं हमारा यहाँ पे वर्किंग नोट 3। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, फिक्स असेट अकाउंट होता है। यहाँ आ जाएगा आपका फिक्स असेट अकाउंट, और यहीं पे हम अपना एक और अकाउंट बना ले रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो, यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस BD, यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट सेल वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट।
ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा टू परचेज, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी, टू बैलेंस सी डी, यहाँ आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब देखो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन ऐसा होगा कि मान लो क्वेश्चन लिखा है मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 has DAP 30,000 sold for 15,000। मतलब क्वेश्चन में कैसा लिखा है और आपको मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख की ले लो, बड़ा अमाउंट है ना, तो 14 15 1 लाख और 2 लाख, ठीक है। 14 15 1 लाख और 2 लाख। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे है क्या कि मशीनरी अकाउंट क्या 1 लाख और 2 लाख है। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको मेन चीज़ समझनी है वो ये देखनी है कि सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है 1 लाख, तो आपने ओपनिंग बैलेंस 1 लाख लिखा, क्लोजिंग बैलेंस आपका 2 लाख रुपीस हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी क्या बोला कि मेरी मशीनरी कॉस्ट 80,000 है, इस पर डेप चीज़ का, तो मशीन बचे कितने की 80,000, तो कॉस्ट वैल्यू माइनस का डेप, तो डेप हो गया 30,000 का, तो वैल्यू आ गई 50,000। ये आपके माइंड निकल के आ गई बुक वैल्यू। अब 50,000 की चीज बिकी कितने की 15,000 की, जो 50,000 की चीज 15,000 की बिकी है, सोल्ड कितने की हुई है, सेल प्राइस आ गया आपका इतना, तो लॉस कितना हुआ माइनस करोगे तो 0 0 0, 10 में से 5 के तो 5 4 1 30, 35 का आपको क्या आ गया, लॉस आ गया। यहीं पे वो गेन आ सकता था, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कॉस्ट कितनी थी, अब देखो यहाँ पे क्या है बिकी कितने की है 15,000 की, 15,000 यहाँ आ गए, डेप्रिसिएशन कितने का 30,000 का, 30,000 यहाँ आ गए, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना है 35,000, ठीक है। उसके बाद जब इतना हो जाएगा, ठीक है, ये सब हमने वैल्यू पुट कर ली। अब हमें बस क्या करना है यहाँ से प्लस माइनस करना है, तो उसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो 15,000 प्लस 30,000 प्लस का 2 लाख माइनस का 1 लाख, परचेज आ गया हमारा 1,45,000। 1,45,000। मेरी बात सुनना, यहाँ पे गेन भी होता है, ठीक है, कंपनी गेन होता है तो गेन होता है यहाँ पे। अब सुनो, ये तो कहाँ था, ये वाला ये होता है माइनस किसमें, ऑपरेटिंग में, और ये चीज़ होती है लॉस और डेप्रिसिएशन, दोनों क्या होते हैं, दोनों प्लस होते हैं किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये सेल वैल्यू आई है, सेल वैल्यू क्या होती है, ये प्लस होती है इन्वेस्टिंग में, ये क्या होती है इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस होती है, और ये परचेज वैल्यू आई है, ये इन्वेस्टिंग में क्या होगी, ये इन्वेस्टिंग में होगी माइनस, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं ऑपरेटिंग के अंदर होते हैं प्लस, ठीक है। दोबारा समझ लो, ये जो लॉस है ये प्लस होगा, ये परचेज इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस होगा, ये गेन जो होगा ये ऑपरेटिंग के अंदर माइनस होगा, ठीक है। ये दोनों होते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस, ये होता है माइनस, ये ऑपरेटिंग के अंदर होता है प्लस, ये होता है माइनस। अब ये डेप्रिसिएशन जो है ये वाला 30,000 वाला ये आ जाएगा उठ के यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मान के चलो यहाँ पे दे रखा है आपको बैलेंस 50,000, 1.5 लाख ले लो, ठीक है, और यहाँ आपको दे रखा है 2 लाख, तो 2,30,000 में से 50 गया तो कितना बचेगा 80,000। ये वाला जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होने के लिए, ठीक है। ये वाला किसके अंदर जाएगा, डेप्रिसिएशन के नाम से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस होने के लिए जाएगा। तो 4 बात हमें यहाँ से सीखनी है, ये इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस होगा, ये इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस होगा,
ये लॉस जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस होगा, ये गेन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस होगा, ये जो डेप्रिसिएशन आया ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, प्लस होगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में बुक वैल्यू दे रखी है, बहुत ध्यान से लिख लेना इस बात को, अगर क्वेश्चन के अंदर बुक वैल्यू दे रखी है तो हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे, इसी वाले प्राइस में से हम उसको सेल वैल्यू निकाल के ट्रीट करेंगे, लॉस निकालेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको बुक वैल्यू भी दे रखी होगी और डेप्रिसिएशन भी दे रखा होगा, आप ध्यान से क्वेश्चन करना, अगर बुक वैल्यू दे रखी है और डेप माइनस मत करने बैठ जाना, वो ऑलरेडी माइनस है। अगेन बोल रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मशीनरी या बिल्डिंग या प्लांट किसी के भी आगे बुक वैल्यू लिखा है तो और डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन माइनस मत करना, वहाँ पे वो ऑलरेडी आपको डेट करके दे रखा है। इतना क्लियर है? हाँ जी, इतना क्लियर है। चलो अब तो ख़त्म है, अब नहीं है कुछ बचा, अब तो बस 1 सेकंड का खेल है। ठीक है, चलो ऑपरेटिंग हमने बना लिया था, अब हम क्या बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सिंपल लॉजिक है। लॉजिक क्या था, एक तो सिंपल है, सेल हुई है टेंजिबल एसेट्स की, जो मैंने बताया था अभी कि अगर वैल्यू जो है वो क्या हो रही है इनमें, फिक्स एसेट या नॉन करेंट एसेट की, मैं दोबारा बोलता हूँ, फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स की अगर वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, यानी ओपनिंग ईयर में 1 लाख थी और क्लोजिंग ईयर में 50,000 हो गई, मतलब कि वो बिकी है, यानी क्या हो गई, सेल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट है, इसके अलावा सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा हमारा रिकवरी ऑफ लोन है, एंड जो मैंने वहाँ पे बोला था कि अगर इंटरेस्ट रिसीव जो हम ऑपरेटिंग के अंदर माइनस कर रहे थे, मैंने बोला था, ठीक है, और डिविडेंड रिसीव्ड या फिर रेंटल इनकम जो हम वहाँ माइनस कर रहे थे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पक्का क्लियर है? इसके बाद अगर हमें लेस करना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, परचेज ऑफ टेंजिबल, जो भी हमने अकाउंट बनाया था जो उसमें दिखा था टेंजिबल एसेट, या फिर परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट क्या, लोन रिकवर हो रहा है तो लोन एंड एडवांस गिवन, पैसा तो जा रहा है ना करंट असेट से हमारे। ठीक है, लोन एंड एडवांस गिवन, तो जब ये सारे आइटम क्या होंगे, ये सारे आइटम माइनस होंगे। ठीक है, और ये यहाँ तक ये सारे आइटम हमारे क्या होंगे, माइनस होंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया था, ये ऑपरेटिंग, ये कहाँ से, ये जो ऑपरेटिंग में आपने देखा होगा, ऑपरेटिंग में ये क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में ये आइटम क्या होंगे, इन्वेस्टिंग में ये आइटम प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये सेल ऑफ टेंजिबल असेट अगर नीचे कुछ दे नहीं रखा है, मतलब ऐसा मशीनरी कॉस्टिंग वाला पॉइंट नहीं दे रखा है, तो आप क्या चेक लॉजिक लगाओगे। लॉजिक मैंने क्या बताया था, लॉजिक मैंने ये बताया था कि अगर मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है तो प्लस कर देना, अगर मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या कर देना, माइनस कर देना। अगर आपको अकाउंट दे रखा है तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे जो अकाउंट आपको दे रखा है, तो उसमें अभी मैंने बताया था कि अगर परचेज आया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, वहाँ सेल आ रहा तो आप क्या कर दोगे, यहाँ प्लस कर दोगे। ऐसे आपका क्या निकालिए। अब है क्या सीन कि हमें क्या करना है, हमें फाइनेंसिंग सीखना है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग में सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या क्या आता है। फाइनेंसिंग के अंदर
यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। सबसे पहले क्या है, इश्यू ऑफ शेयर। देखो मैंने यहाँ पे हमारा लॉजिक लगाना, लॉजिक हमारा क्या था, बहुत ही सिंपल लॉजिक था। लॉजिक ये था हमारा कि अगर शेयर की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे ऐड होगा। डिवेंचर अगर इंक्रीज़ हो रहा था वो यहाँ पे ऐड होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो यहाँ पे ऐड होगा। लेस क्या होगा, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, हम पे कर रहे हैं, शेयर की प्राइस कम हुई तो माइनस करेंगे। डिवेंचर है तो कम होगा, रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो कम होगा। ठीक है, मैंने आपको कुछ बताया, जैसे इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड मैंने क्या था, वर्किंग नोट में आपने ऐड करा होगा, वो यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंसिंग के अंदर माइनस होगा। प्रपोज डिविडेंड आपने वर्किंग नोट वन में क्या करा होगा, ऐड करा होगा। ठीक है, वो वाला यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग या डिवेंचर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करा होगा, प्लस करा होगा। फाइनेंसिंग में क्या होगा, माइनस होगा। शेयर इशू एक्सपेंस आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करा होगा, प्लस करा होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। बाय बैक ऑफ शेयर आपने ये होगा माइनस होगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, तो याद रखना, आपको इतना ध्यान रखना है, शेयर बढ़ रहा है तो ऐड है। इसके अलावा दो चीज़ जो हमने वर्किंग नोट वन में ऐड करी थी वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। और दो चीज़ जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करी थी, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग या डिवेंचर और शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो यहाँ पे क्या होंगे, माइनस होंगे। अब सबसे ज़्यादा कुछ जो हमें परेशान करती हैं वो कुछ एडजस्टमेंट है फाइनेंसिंग की। ठीक है, तो हम उन एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं फटाफट से, ताकि हमारा एक पूरा होल रिवीजन जो है हो जाएगा। आप क्या करना, आप ना एक पेन पेपर लेना और इसको ना एक लाइन से नोट करना और इसको 2 बार रिवाइज करना। गारंटी देता हूँ आपको हो जाएगा एक। एडजस्टमेंट नंबर 1, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर क्या है कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट 10% प्रीमियम। इक्विटी शेयर क्या इशू हुए हैं, किस पे इशू हुए हैं, 10% के प्रीमियम पे इशू हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा समझो कि सिंपल है कि मान के चलो आपको ये आपकी बैलेंस शीट है, ओपनिंग 14 है, क्लोजिंग 15 है और ये 15 लाख है और ये आपकी 20 लाख है। ठीक है, और फाइंड क्या है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम। तो सबसे पहले मैं ये देखूँ कि मुझे प्रीमियम लगाना है किस पे, तो याद रखना जो प्रीमियम हम जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे हमारे करंट ईयर पे। किस पे लगाएंगे, जो भी हम प्रीमियम लगेगा वो हमारा लगेगा करंट ईयर पे। किस पे लगेगा, करंट ईयर पे लगेगा। ठीक है, तो फटाफट से कर दो, कितना है, सॉरी करंट ईयर पे नहीं लग के वो किस पे लगेगा, सॉरी जो हमारा प्रीमियम है, लिख लो इसको, लिख लो। प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे हम डिफरेंस अमाउंट पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग शेयर वैल्यू, इक्विटी शेयर वैल्यू। ठीक है, तो कितना परसेंट प्रीमियम है, 10% प्रीमियम है। तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू रखी थी, 15 लाख और 20 लाख। ठीक है, तो फटाफट से डिफरेंस निकालो, 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। अब देखो शेयर बढ़ रहा है, 15 लाख से 20 लाख हो रहा है, 5 लाख इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ ऐड हो गया। और ये 10% जो प्रीमियम है ये कहाँ जाएगा, इस सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। आई बात समझ में, पक्का। एडजस्टमेंट नंबर 1 ये थी। एडजस्टमेंट नंबर 2, उसको नोट कर लेना आनंद से। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं किस पे, डिस्काउंट पे। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एट 10%। तो बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ये पता है कि हमारे, मान के चलो यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है,
तो ठीक है, तो 1 लाख का डिफरेंस है, तो यार रखना डिफरेंस अमाउंट पे लगाना है ये वाला अमाउंट, ठीक है, किस पे लगाना है, डिफरेंस पे। तो 1 लाख का डिफरेंस आया, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 होगा। अमाउंट कितना निकल के आएगा, माइनस करके अमाउंट आएगा 90,000। तो सिंपल, जब यार डिवेंचर इशू करेंगे ना यहाँ पे, तो आप सिंपल लिखेंगे क्या, 90,000। यहाँ पे 1 लाख रुपए नहीं लिखने हैं आपको, इतना ध्यान रखना। और डिस्काउंट का कुछ नहीं होगा, ठीक है, और डिस्काउंट का यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, पक्का। अब थर्ड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई है, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई ना, ठीक है। अब आता है एडजस्टमेंट नंबर 3। प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट 5% प्रीमियम। तो देखो इसमें क्या होता है, रिडीम एट प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम, ठीक है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखो कि आपके प्रेफरेंस शेयर जो, मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे आपकी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5 लाख या क्लोजिंग, तो हमें इतना तो पता है कि जब प्रेफरेंस शेयर है और वैल्यू कम हो जाए तो माइनस में तो आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि रिडीम हो रहा है तो माइनस में तो आएगा। तो हमने यहाँ लिखा प्रेफरेंस शेयर, मैं यहाँ पे 9% और लिख रहा हूँ, एक चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो फिर 2 लाख रुपए तो यहाँ पे रिडीम हो रहा है, सिंपल सी बात है, वैल्यू कम हो रही है नहीं, सिंपल सी बात है, माइनस में तो आएगा। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट क्या है कि वो रिडीम हो रहा है प्रीमियम में 5% पे। तो ये प्रीमियम जो 5% का है ना, ये वाला जो 5% प्रीमियम है, ये किस पे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम अपने डिफरेंस अमाउंट पे। किस पे निकालेंगे, हमारे डिफरेंस अमाउंट पे। तो 2 लाख का 5% कितना आएगा, 2 लाख का 5% कितना आएगा, 10,000। इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू आएगी 2,10,000। इतना क्लियर हुआ, ये थर्ड एडजस्टमेंट थी। इसके अलावा हमको ये पता है कि 9% का हमें इंटरेस्ट देनी होगी, तो जो इसकी जो 9% इंटरेस्ट होगी, ठीक है। तो अब है क्या सीन कि अब हमें क्या करना है, हमें फाइनेंसिंग सीखना है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग में सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या क्या आता है फाइनेंसिंग के अंदर। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। सबसे पहले क्या है, इशू ऑफ शेयर। देखो मैंने यहाँ पे हमारा लॉजिक लगाया, लॉजिक हमारा क्या था, बहुत ही सिंपल लॉजिक था। लॉजिक ये था हमारा कि अगर शेयर की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे ऐड होगा। डिवेंचर अगर इंक्रीज हो रहा था वो यहाँ पे ऐड होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो यहाँ पे ऐड होगा। लेस क्या होगा, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, हम पे कर रहे हैं, शेयर की प्राइस कम हुई तो माइनस करेंगे। डिवेंचर है तो कम होगा, रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो कम होगा, ठीक है। मैंने आपको कुछ बताया, जैसे इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड मैंने कहा था वर्किंग नोट पे आपने ऐड करा होगा, वो यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंसिंग के अंदर माइनस होगा। प्रपोज डिविडेंड आपने वर्किंग नोट 1 में क्या करा होगा, ऐड करा होगा, ठीक है, वो वाला यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग डिवेंचर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करा होगा, प्लस करा होगा। फाइनेंसिंग में क्या होगा, माइनस होगा। शेयर इशू एक्सपेंस आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करा होगा, प्लस करा होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। बाय बैक ऑफ शेयर आपने ये होगा माइनस होगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, तो याद रखना, आपको इतना ध्यान रखना है, शेयर बढ़ रहा है तो ऐड है। इसके अलावा 2 चीज़ जो हमने वर्किंग नोट 1 में ऐड करी थी वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। और 2 चीज़ जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करी थी, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग डिवेंचर और शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो यहाँ पे क्या होंगे, माइनस होंगे। अब सबसे ज़्यादा कुछ जो हमें परेशान करती हैं वो कुछ एडजस्टमेंट है फाइनेंसिंग की, ठीक है। तो हम उन एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं फटाफट से, ताकि हमारा एक पूरा होल रिवीजन जो है हो जाएगा। आप क्या करना, आप ना एक पेन पेपर लेना और इसको ना एक लाइन से नोट करना और इसको 2 बार रिवाइज करना। गारंटी देता हूँ आपको हो जाएगा एक।
एडजस्टमेंट नंबर 1, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर क्या है कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट 10% प्रीमियम। इक्विटी शेयर क्या इशू हुए हैं, किस पे इशू हुए हैं, 10% के प्रीमियम पे इशू हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा समझो कि सिंपल है कि मान के चलो आपको ये आपकी बैलेंस शीट है, ओपनिंग 14 है, क्लोजिंग 15 है, और ये 15 लाख है, और ये आपकी 20 लाख है, ठीक है। और फाइंड क्या है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम। तो सबसे पहले मैं ये देखूँ कि मुझे प्रीमियम लगाना है किस पे, तो याद रखना जो प्रीमियम हम जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे हमारे करंट ईयर पे। किस पे लगाएंगे, जो भी हम प्रीमियम लगेगा वो हमारा लगेगा करंट ईयर पे। किस पे लगेगा, करंट ईयर पे लगेगा, ठीक है। तो फटाफट से कर दो, कितना है, सॉरी करंट ईयर पे नहीं लग के वो किस पे लगेगा, सॉरी जो हमारा प्रीमियम है, लिख लो इसको, लिख लो। प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे हम डिफरेंस अमाउंट पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग शेयर वैल्यू, इक्विटी शेयर वैल्यू, ठीक है। तो कितना परसेंट प्रीमियम है, 10% प्रीमियम है। तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू रखी थी, 15 लाख और 20 लाख, ठीक है। तो फटाफट से डिफरेंस निकालो, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। अब देखो शेयर बढ़ रहा है, 15 लाख से 20 लाख हो रहा है, 5 लाख इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ ऐड हो गया। और ये 10% जो प्रीमियम है ये कहाँ जाएगा, इस सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। आई बात समझ में, पक्का। एडजस्टमेंट नंबर 1 ये थी। एडजस्टमेंट नंबर 2, उसको नोट कर लेना ढंग से, ठीक है। इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं किस पे, डिस्काउंट पे, ठीक है। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एट 10%। तो बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ये पता है कि हमारे, मान के चलो यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, तो ठीक है। तो 1 लाख का डिफरेंस है, तो याद रखना डिफरेंस अमाउंट पे लगाना है, ये वाला अमाउंट, ठीक है। किस पे लगाना है, डिफरेंस पे। तो 1 लाख का डिफरेंस आया, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 होगा। अमाउंट कितना निकल के आएगा, माइनस करके अमाउंट आएगा 90,000। तो सिंपल, जब यार डिवेंचर इशू करेंगे ना यहाँ पे, तो आप सिंपल लिखेंगे क्या, 90,000। यहाँ पे 1 लाख रुपए नहीं लिखने हैं आपको, इतना ध्यान रखना। उस डिस्काउंट का कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो डिस्काउंट का यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ओके, ठीक है। इतने क्लियर हो गया, पक्का। अब थर्ड एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई है, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई ना, ठीक है। अब आता है एडजस्टमेंट नंबर 3। प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट 5% प्रीमियम। तो देखो इसमें क्या होता है, रिडीम एट प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम,
ठीक है, तो सिंपल है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखो कि आपके रेफरेंशियल जो मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे आपकी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5 लाख या क्लोजिंग, तो हमें इतना तो पता है कि जब प्रेफरेंस शेयर है और वैल्यू कम हो रही है तो माइनस में तो आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि रिडीम हो रहा है तो माइनस में तो आएगा। तो हमने यहाँ लिखा प्रेफरेंस शेयर, मैं यहाँ पे 9% ऑलरेडी दे रहा हूँ, एक चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो फिर 2 लाख रुपए तो यहाँ पे रिडीम हो रहा है, सिंपल सी बात है। वैल्यू कम हो रही है नहीं, सिंपल सी बात है, माइनस में तो आएगा। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट क्या है कि वो रिडीम हो रहा है प्रीमियम में 5% पे। तो ये प्रीमियम जो 5% का है ना, ये वाला जो 5% प्रीमियम है, ये किस पे निकालेंगे? ये निकालेंगे हमारे डिफरेंस अमाउंट पे। किस पे निकालेंगे? हमारे डिफरेंस अमाउंट पे। तो 2 लाख का 5% कितना आएगा? 2 लाख का 5% कितना आएगा? 10,000। इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू आएगी 2,10,000। इतना क्लियर हुआ? ये थर्ड एडजस्टमेंट थी। इसके अलावा हमको ये पता है कि 9% का हमें इंटरेस्ट देनी होगी, तो जो इसकी जो 9% इंटरेस्ट होगी, ठीक है, जो इसकी इंटरेस्ट होगी 9%, वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो वो हम किस पे निकालेंगे? 9%, वो हम निकालेंगे हमारी डिफरेंस अमाउंट पे निकालेंगे। तो 9 2 18। तो हमें यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग डिवेंचर, यहाँ से हम जो डिफरेंस अमाउंट है 18,000, यहाँ से हम क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? पक्का? ओके, एक सेकेंड यहाँ रखना। जब भी हम इंटरेस्ट निकालें, सॉरी इट्स माय बैड, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर रखो पहले तो। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें क्या सीखना है? इंटरेस्ट वाला पार्ट। तो इंटरेस्ट वाला पार्ट थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, ठीक है। हमें क्या सीखना है? इंटरेस्ट वाला पार्ट सीखना है। तो हमने 3 से 4 एडजस्टमेंट सीख ली, ये हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट इज आवर लास्ट एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट या बोरोइंग पे हो, डिवेंचर पे हो, या डिविडेंड हो प्रेफरेंस शेयर का, कुछ भी सब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो याद रखना, जो भी इंटरेस्ट है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का, वो हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट तो प्रीवियस ईयर पे। फर्स्ट किस पे कैलकुलेट करना है? प्रीवियस ईयर पे। मान के चलो डिवेंचर है, यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे 2 लाख हो गया, ठीक है। सबसे पहले एक मैं कहता हूँ 9% है। सबसे पहले तो 1 लाख पे निकालेंगे 9,000, ठीक है। फिर अगर वो कुछ ऐसा बोल रहा है, नीचे पॉइंट दे रखा है कि डिवेंचर इश्यू एट 1 अक्टूबर, नहीं 6 महीने का, कुछ भी महीने का उसने बोला है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 1 लाख का, ठीक है, जो डिफरेंस अमाउंट है 1 लाख का, उस पर हम निकालेंगे 1 लाख इंटू 9/100 इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा आपका 4,500। तो ऐसे जो प्लस करके अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। 10 11 12 13,500 13,500 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अदरवाइज हम तो प्रीवियस ईयर पे निकाल कर देंगे। करंट ईयर पे हम इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं, क्योंकि जो ईयर में करंट अमाउंट है उस पर क्यों निकालेंगे? हम तो इंटरेस्ट तो प्रीवियस ईयर की देंगे ना। जो ओपनिंग बैलेंस 1 साल का लोन हुआ उसका हम इंटरेस्ट देते हैं। तो इस तरह से हमारी सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट कैश फ्लो के लास्ट पार्ट पे, ठीक है।
ठीक है। तो अब हमारा क्या है कि हमारा जो लास्ट पार्ट है कैश फ्लो का वो ये है कि हमने क्या निकाला, वो हमने हमारे तीनों आंसर आ गए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गया, फिर हमने इसको देखेंगे प्लस करना है माइनस करना है, फिर हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग को करेंगे, फिर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, जो तीनों हमारे आंसर आए होंगे, ठीक है, इनको प्लस माइनस करके, ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैंक या मार्केट सिक्योरिटी या फिर करंट इन्वेस्टमेंट। अगर इनका टोटल इन चारों का टोटल, ठीक है, अगर इक्वल्स टू बराबर है, इक्वल्स टू है, क्या है, इक्वल्स टू है किसके, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैंक, मार्केट सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट के, तो इसका मतलब है कि हमने पूरा कैश फ्लो ठीक किया है। जय हिंद, जय भारत।